नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। यूपी में भी लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 6:30 बजे सीएम योगी ने अहम बैठक बुलाई है, तो कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना का कहर लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको देखते हुए योगी सरकार अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और 6:30 बजे शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि वीकेंड कर्फ्यू रहेगा या तो फिर नाइट कर्फ्यू, जो लगातार और कई दिनों से चल रहा है, वो जारी रहेगा। तो लखनऊ से हम आपको बड़ी और अहम खबर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रॉन का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के कासिमपुर में 660 मेगावाट की यूनिट का लोकार्पण किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूनिट की डिजाइन देखी। लोकार्पण के बाद वो जनसभा के मंच पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में हमने सेवा की, तब कोई नहीं आया। 22 महीने हो गए, क्लास अटेंड हमने की, अब ये अंतिम 1 महीने में आकर क्लास टॉप करना चाहते हैं। कैसे संभव हो सकता है? इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन से पढ़ाई भी कराएंगे। वहीं पिछली सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पैसा खा जाती थी, अब सरकार दीवारों से पैसा निकाल रही है और जनता की सेवा भी कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी करीब शाम 5:30 बजे राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और इसी दौरान नगर विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लगातार जो कोविड का मामला सामने आ रहा है, उस पर भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे 6:30 बजे के लगभग। विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में लगभग 2000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया है। यानी नए पावर प्रोजेक्ट लगा करके इतनी नई क्षमता का विकास किया है। पिछली सरकारें क्या करती थी? बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे। गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। आज भाइयों बहनों, सरकार ने बिजली 24 घंटे देने की जो कार्रवाई प्रारंभ की है, उसमें आपका ये हरदुआगंज का जो थर्मल पावर का स्टेशन स्थापित हुआ है, ये एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी सब स्टेशन स्थापित हुए हैं, यह भी सब स्टेशन वहां पर विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में मदद करेगी। बता दें कि अलीगढ़ दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ थी और पावर प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। अलीगढ़ वासियों को सौगात दी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर देखा जाए तो अलीगढ़ में आज सौगात दी है पावर प्लांट की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और सबसे बड़ी बात है कि संबोधन में कोरोना काल का जिक्र किया है। कोरोना काल को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष कोरोना काल में गायब थी, हम काम करने के लिए आते हैं, अब विपक्ष आ रही है और कोरोना को लेकर कहीं न कहीं चुनाव का सहारा बना रही है। अगर बात की जाए तो लगातार कोरोना केस भी उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कोरोना पर हमलावर भी हैं और आज समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू भी लग सकता है उत्तर प्रदेश में। अनूप, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस समय कोरोना के लेकर हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उद्योग की नगरी नोएडा सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ है। इस तरीके से तमाम जो करीब 66 शहर, 75 में से 66 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना ने अपना प्रकोप जमा रखा, यानी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में सरकार जो नाइट कर्फ्यू अभी तक चल रहा है, हालांकि आज जो शाम को 6:30 बजे जो बैठक होने वाली है, ये उम्मीद जताई जा रही कि सैटरडे संडे वीकेंड कर्फ्यू लगाने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर समेत दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से उससे जुड़े नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर लगातार मरीज मिल रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश
प्रदेश में अगर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा तो कहीं न कहीं राहत की सांस मिलेगी। ऐसे में जो सरकारी दफ्तर हो तो बंद होएंगी ही, लेकिन आने जाने वाले लोग जो फालतू घूम रहे हैं उन पर कहीं न कहीं लगाम लगेगी। तो ये आज 6:30 बजे बैठक होने वाली है। बैठक में निर्णय होगा कि उत्तर प्रदेश में हम आपसे ये वीकेंड जानना समझना चाहेंगे क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जनसभाएं हो रही है, रैलियां निकाली जा रही है। क्या इस समय वीकेंड कर्फ्यू लगा सकती है सरकार, क्योंकि सरकार के हाथ में फैसला है? हालांकि निर्वाचन आयोग पहले से कह चुका है कि रैली जनसभाओं पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, बड़ा एक विषय है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लखनऊ में ही कहा था कि ये रैलियों को लेकर एक उचितता जाहिर की थी, ऐसे में सरकार को भी इस बात को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक रैलियों में भीड़ उमड़ रही है तो ये कहीं न कहीं खतरा है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और तीसरी लहर ने उत्तर प्रदेश देश में दस्तक दे चुकी है, तो ऐसे में सरकार को कुछ निर्णय निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रैली के साथ साथ लोगों के अंदर जो डर था वो कहीं न कहीं चला गया है। दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा था तमाम लोगों अपनों ने खो दिया था, तो ऐसे में कहीं न कहीं खुद को भी सोचना पड़ेगा कि रैली में ना जाएं, अपने घर में रहें। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां भले ही बुला रही हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार का माध्यम दूसरा हो सकता है। 6:30 बजे के बाद निर्णय होगा कि इस पे उत्तर प्रदेश अनूप जी, आपसे ये भी सवाल है क्योंकि आप लोगों के बीच में भी जाते हैं, अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करते रहते हैं। आपने सेकंड दौर की बात की, जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें हालात क्या थे? हम सबने देखा है कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, यहां तक कि जो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं वो खुद सरकार के खिलाफ पहुंच चुके थे। इस बार क्या थर्ड वेव की तैयारी सरकार ने कर ली है? क्या जमीनी हकीकत है? देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो सरकार पहले से ही जो बाहरी जो चाहे एयरपोर्ट की बात करें वहां पर टेस्टिंग की सुविधा वहां पर कर रखी, लेकिन कहीं न कहीं अगर हकीकत में जाते हैं तो सिर्फ कागजी कार्रवाई पर। अभी देखिए जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू बढ़ रहा, उसके बावजूद लगातार जो भीड़ बढ़ रही, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। रात में भी कर्फ्यू जरूर चल रहा है, नाइट कर्फ्यू, लेकिन सिर्फ हवाई है। रात में यही हजरतगंज में 11 बजे के बाद आप देखिए बहुत सारी चहल पहल रहती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सख्ती दिखानी पड़ेगी और सख्ती के साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल। बिल्कुल अनूप, तो आपने सही बोला है कि कड़े फैसले अब सरकार को लेना पड़ेगा क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह तमाम जानकारी के लिए। लोक निर्माण विभाग की 17 करोड़ 77 लाख रुपए की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास लखनऊ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से वर्चुअल तरीके से किया गया। इसको लेकर सर्किट हाउस में स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, सीधा प्रसारण भी देखा गया है। मुरादाबाद की 10 सड़कों का लोकार्पण, 2 पुलों का शिलान्यास और 58 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, नगर विधायक के साथ कई लोग भी इसमें शामिल रहे। आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में सड़क निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको आज जो जानकारी देने जा रहा हूं उसमें से आज भारत रत्न, ये जो विश्वेश्वरैया जी के नाम से हमारा जो प्रेक्षागृह है, आज यहाँ उत्तर प्रदेश की कुल 8,413 परियोजनाओं का, जिनकी लागत 10,725 करोड़ रुपया है, इनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसमें अलग अलग अगर मैं मार्गों की दृष्टि से बताऊं तो जिनका आज शिलान्यास हो रहा है 403 विधानसभा क्षेत्रों में से आज 353 विधानसभा क्षेत्रों के 4,703 मार्गों का, जिनकी लंबाई 8,737 किलोमीटर है और जिनकी लागत 5,036 करोड़ रुपए है, इनका मैं शिलान्यास आज यहाँ पर कर रहा हूं और सेतु भी इसके साथ जिनका शिलान्यास हो रहा है। यूपी चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी की अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर अब धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी घोषणा कर दी है कि वो आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी चुनावी मैदान पर उतरने की चर्चाएं हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता का विश्वास पाने के लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी नोएडा के बड़े व्यापारी अजय चौधरी उर्फ संजू नागर के ठिकानों पर आज तड़के आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। टीमें यहां पर सुबह 5 बजे 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची। बागपत में टीमें यहां पर महारपुर गांव के बाहर फार्म हाउस में मौजूद है। आयकर विभाग की टीम ने फार्म हाउस में प्रवेश करते ही गेट को बंद कर दिया। बागपत के गांव महारमपुर में अजय चौधरी नोएडा में बिल्डर है, जबकि उनकी अन्य फार्म में एसीई ग्रुप भी है। एसीई ग्रुप के अजय चौधरी उर्फ संजू को सपा प्रमुख का करीबी भी बताया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला लगातार चल रहा है। कानपुर, कन्नौज के बाद अब आगरा में आयकर विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंच गई है। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन पर एक्शन के बाद आगरा में 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के घर और मानसी चंद्रा की जूता फैक्ट्री पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। सूत्रों की माने तो आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के घर में इनकम टैक्स टीम के करीब 8 से 10 अधिकारी मौजूद हैं। वहीं मानसी चंद्रा के जूता फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग की टीम एक साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद है। प्रदीप रावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं। प्रदीप, आयकर विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है अभी तक, क्योंकि ये सुबह 5 बजे से सिलसिला चालू हुआ और अब शाम 5 बजने को है। क्या कुछ हासिल हुआ है आयकर विभाग को? शेख बता दें कि सुबह 8 बजे से ये कार्रवाई इनकम टैक्स की चल रही है और इस समय हम मन्नू अलग के निवास पर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर चहलकदमी है और पुलिस यहाँ पर तैनात है। लगातार सुबह से यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारियों का आना जाने का सिलसिला लगातार जारी है और विजय आहूजा, अनु अलग के साथ में मानसी चंद्रा जो कि पूर्व एमएलसी बच्चू बाबू की पुत्रवधू है, इनके यहाँ पर छापेमारी की है। और चौथा नाम आज एक और जुड़ गया है, वो है राजेश सहगल। राजेश सहगल विजय आहूजा के ही पार्टनर है और जो विजय आहूजा है वो अजय चौधरी के पार्टनर है। तो आगरा के अंदर इस समय लगभग 12 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी कार्रवाई चल रही है और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नजदीकी कहे जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक प्रयास है, इसको देखा जा रहा है। तो भाजपा और जो सपा का सिलसिला राजनीतिक शुरू हुआ था वो इनकम टैक्स की रेड तक पहुंच गया है। बिल्कुल, अगर प्रदीप बात की जाए तो लगातार कई जगहों पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में रकम भी आईटी को मिल रही है। अगर इन 4-5 कार्रवाइयों की बात करें तो क्या अभी कुछ खुलासा हुआ है? क्या जानकारी सामने आई? कुछ कागजात, कुछ इनकम टैक्स की फाइल या फिर कैश बरामद हुआ है? अभिषेक बता दें कि सुबह से जो इनकम टैक्स के अधिकारी लगे हुए थे वो लगातार इनके निवास के साथ साथ इनके जो कारोबारी कार्यस्थल हैं वहां पर भी छापेमारी की गई है। और जो आईटी के अधिकारी हैं बैंक कार्यालय पर पहुंचकर, बैंकों पर पहुंचकर इनके जो लॉकर्स है उनको सीज करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो उनके कागजात हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी अपने टेक ओवर ले रहे हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो कहां जाकर थमेगा ये अभी तक कोई कहने को तैयार नहीं है। जी, लेकिन प्रदीप ये भी चल रहा है और सिलसिला लगातार ये हफ्तों से चल रहा है कि जो इनके करीबी हैं, आपने जिक्र किया अखिलेश यादव के करीबियों पर गाज गिरी है, लेकिन जो ये करीबी हैं और इनके भी जो करीबी हैं उन पर भी आंच आने वाली है। हाँ बिल्कुल, जो अब मैं आज खड़ा हुआ मन्नू अलग जो कि यहाँ पर ये हरसिमरन के नाम से जाने जाते हैं, ये अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के अंदर वो पढ़ते थे और इनके साथ में जो इनके करीबी हैं उनके यहाँ भी इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है और जिसमें नया नाम है राजेश सहगल। राजेश सहगल आगरा के विभन नगर में रहते हैं और विजय आहूजा के करीबी हैं और विजय आहूजा जो कि जो चौधरी है अजय चौधरी उनके पार्टनर है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, ये कहां जाकर थमेगा इसके लिए कोई भी अधिकारी कहने को तैयार नहीं है और न ही कोई राजनीतिक जो पदाधिकारी। बिल्कुल प्रदीप, ये सिलसिला कब तक चलेगा और क्या कुछ हाथ आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आईटी विभाग की कार्रवाई लगातार चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने। देवभूमि की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में चल रही भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का आज मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र यानी कि खटीमा में समापन होगा। यात्रा का समापन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज खटीमा पहुंचे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा सरकार में पूरे देश में सड़क
नाटक का जाल बिछाया है। अब दिल्ली से देहरादून की बात हो या फिर मानसरोवर यात्रा हो, भाजपा सरकार ने दूरी को कम करने का काम किया है। उन्होंने तमाम उपलब्धियां भी गिनाई है और इसके साथ ही योजनाओं का बखान भी सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। पुलिस महानिदेशक यानी कि एसपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश और पुनर्वास को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन इस्माइल अभियान का समीक्षा की है, जहां बेहतर कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि साल 2015 से शुरू हुए अभियान के तहत अभी तक 3255 और इस साल का सबसे सफल अभियान रहा। इसमें 1072 लोगों को परिजनों से मिलाया गया। हमारी कोशिश है कि पुलिस विभाग के जिन लोगों ने बेहतर काम किया, इनको नगद इनाम देने के साथ ही मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन स्माइल उत्तराखंड पुलिस द्वारा 2015 से चलाया जा रहा है और अभी तक हम 3255 बच्चे और बड़े लोगों को बरामद कर चुके हैं। इस वर्ष हमारा सबसे बड़ा आज तक का रिकॉर्ड जो है, हमने बच्चों को और परिवार वालों को मिलवाया 1072 लोगों को। ये अभियान सितंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक चला और आप समझ सकते हैं ये हमारी उत्तराखंड पुलिस की एक संवेदनशील और मानवीय पहल है। और इसमें जो बच्चे शेल्टर होम्स में, ढाबों में, कारखानों में, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन आदि पे, ऐसे धार्मिक स्थानों में, आश्रम आदि में जो मिलते हैं, उनको ढूंढ करके उनको विभिन्न माध्यमों से, चाहे आधार कार्ड है या और जितने भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आकर कई घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन वही जनसभा के तुरंत बाद दिल्ली लौटने पर अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सवाल निशाना साधा है। नुपुर शर्मा का कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कई घोषणाएं की, जिनको आज दिल्ली की जनता ढूंढ रही है। दिल्ली वाले तो अभी फ्री वाईफाई ढूंढ रहे हैं, फोन ले लेके घूमते हैं हर जगह के, कहाँ गया हमारा मुफ्त का वाईफाई। लेकिन एक इकलौती घोषणा जो मुझे नजर आ रही है कि केजरीवाल आए और कोरोना भी साथ लेके आए। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो लंबे लंबे वायदे कर रहे हैं वो दिल्ली के अंदर बैठ के हर रोज आप टीवी पे देखेंगे, हर 5-10 मिनट बाद कोरोना फैल रहा है जी, कोविड फैल रहा है जी, आप प्लीज मास्क लगा के रहिए, प्लीज आप लोग आपस में मत मिलिए। पंजाब के अंदर बिना मास्क के घूमते नजर आए वो आपको, और वो आपको यहाँ पे उत्तराखंड में भी। और मैंने आज जो सुना है, मेरे हिसाब से कि उनके साथ के जितने भी लोग थे उनके शायद टेस्ट होंगे, जरूरी है। तो केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने आप संयोजक के उत्तराखंड आगमन पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही प्रदेश की धामी सरकार पर भी दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेसी प्रवक्ता का कहना है कि क्या उत्तराखंड सरकार ने बाहरी प्रदेश में उत्तराखंड आए मुख्यमंत्री केजरीवाल की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच नहीं करवाई, या केवल सरकार आम जनता के लिए अलग और वीवीआईपी के लिए अलग मानकों का पालन कर रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए नियम कायदे कानून दूसरे हैं क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार की जो एसओपी है उसके हिसाब से बाहरी प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से आरटीपीसीआर टेस्ट की मांग नहीं की गई थी? क्या वो बाहरी प्रदेश से नहीं आए थे? क्या आम नागरिक के लिए दोहरे मापदंड और वीवीआईपीज के लिए दूसरे मापदंड सरकार अपना रही है? ये चिंतनीय विषय है और इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और ये जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह की कोताही या लापरवाही बरती जा रही है, ये कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। हल्द्वानी में प्रतिबिंब जिम द्वारा स्टे स्ट्रांग पुरुष और महिला चैंपियनशिप का आयोजन 8 जनवरी को होने जा रहा है। चैंपियनशिप का आयोजन हल्द्वानी के जगदम्बा नगर में होगा। इस इवेंट में 5 खेलों का आयोजन होगा और 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें आर्म रेसलिंग, बेंच प्रेस, डक वॉक, योग वॉक और डेड लिफ्ट में अपनी काबिलियत को साबित करेंगे। प्रतियोगिता में 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ी जूनियर कैटेगरी में खेलेंगे, तो वहीं 23 से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी सीनियर कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को उत्तराखंड स्टेट स्ट्रांग मेन और वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब दिया जाएगा। ये जो आने वाली 8 जनवरी है, इसी शनिवार को, उस दिन ये कार्यक्रम श्री गणपति बैंकेट हॉल जगदम्बा नगर मुखानी रोड में आयोजित होगा। इसमें 200 से प्लस खिलाड़ी पूरे उत्तराखंड के हर जिले से प्रतिभाग करेंगे और इस इवेंट में 5 खेलों का आयोजन होगा। आर्म रेसलिंग,
बेंच प्रेस, डक वॉक, योक वॉक और डेडलिफ्ट। इन पांचों गेम में जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ उत्तराखंड 2022 का खिताब दिया जाएगा। सेम चीज महिला वर्ग में भी, इन पांचों गेम में जो महिला सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी उसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ उत्तराखंड 2022 का खिताब दिया जाएगा। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।